have discussed about collision theory, and now today we are going to talk about what are the other factors that can affect the rate of a chemical reaction. तो हमने ये देखा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो सकता है. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर को निगलेक्ट किया है अब तक रेट ऑफ अ रिएक्शन के टर्म्स में, एंड दैट इज़ टेम्परेचर. अगर तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उस टाइम पे रेट ऑफ अ रिएक्शन में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, अब तक हमने इसकी कोई भी बात नहीं करी थी. तो आज बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रेट ऑफ अ रिएक्शन का टेम्परेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से आपके रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. और वो हमें बताया था अर्हेनियस ने बाय गिविंग अ इक्वेशन. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इक्वेशन एज वेल, विच इज़ नोन एज अर्हेनियस इक्वेशन. तो अब अगर हम लोग बात करें, आर टॉपिक इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट रिएक्शन रेट. अभी हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. तो बेटा आप लोगों ने ये चीज़ बहुत ईजिली नोटिस करी होगी. ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो हम लो टेम्परेचर पे करते हैं तो नहीं होता है, बट वहीं पे जैसे हम अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है. अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल ले लो, आप ये देखोगे गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है. वहीं पे अगर वो खाना हम विंटर सीज़न में देखें, जब टेम्परेचर कम होता है तो उसको ख़राब होने में टाइम लगता है. अगर आप खाने को रेफ्रिजरेटर में रख देते हो तो आप खाना जो है वो ईज़िली ख़राब नहीं होता है. तो इससे क्या समझ में आता है बेटा, हाई टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी डेवलप होते हैं, मतलब रिएक्शन फास्ट होता है. वहीं पे जब आप टेम्परेचर को लो कर देते हो तो यू विल सी कि अगर आपने टेम्परेचर को लो कर दिया बेटा तो यू विल सी टेम्परेचर लो हो गया तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी लो हो जाएगा. यूजुअली आप जो खाना 8 घंटे तक या 10 घंटे तक ही स्टोर करते थे, अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर रहे हो तो यू कैन इवन स्टोर इट फॉर 3 days 4 days आप उसको रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होगा. तो इससे क्या पता लगता है बच्चा, रेट ऑफ अ रिएक्शन और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे से, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा. दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग इन दिस टर्म तो ठीक है, बट हम आगे जाके इसको अर्हेनियस के इक्वेशन के थ्रू देखेंगे कि अर्हेनियस ने रेट ऑफ अ रिएक्शन को किस तरह से एक्सप्लेन किया. तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे तो अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यूजुअली ज़्यादातर ऐसे ही होता है, यूजुअली रेट ऑफ रिएक्शन increases with increase in temperature. यूजुअली आपका रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अर्हेनियस इक्वेशन. तो अब हम बात करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन. बेटा अर्हेनियस का इक्वेशन आपको डायरेक्टली लिख लेना है. दे आर डायरेक्टली प्रोवाइडिंग यू विथ इक्वेशन, बट इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बोल दूँ, जब आप किसी भी रिएक्शन का रेट लिखते हो, ठीक है, रेट लॉ लिखते हो, तो हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के कांस्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन और उसके पावर में होता है ऑर्डर विच कैन बी 1 2 3, और इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लिख लिया, n लिख लिया. अगर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है मतलब ये चेंज
नहीं हो रहा है। इफ़ योर कॉन्सेंट्रेशन इज़ कांस्टेंट इट डज नॉट चेंज, हमने कॉन्सेंट्रेशन को उतना ही रखा है, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। अगर मैं अपने कांस्टेंट को चेंज करूँगी, मतलब मैंने अपने के की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा, बिकॉज आई कैन सी हियर दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो बच्चा इधर से ना तुमको क्या पता लगेगा, व्हाट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। सो अब रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? तो जो तुम्हारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर सकती है, वो और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है। तो व्हाट डिड अर्हेनियस डिड? अर्हेनियस ने हमें ये के दिया बेटा। अर्हेनियस ने बोला k इज़ इक्वल टू a e रेज टू माइनस e a बाय RT. This is a Arrhenius equation. This equation was given by Arrhenius और इसे हम Arrhenius equation बोलते हैं बच्चा। हमें डायरेक्टली ये इक्वेशन दिया गया है, वी डोंट नीड टू डिराइव दिस इक्वेशन इन आर क्लास 12। हम इसको सिर्फ सारे टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे। तो जब हम लोग Arrhenius इक्वेशन को देखते हैं तो व्हाट आर दी टर्म्स? यहाँ पे बच्चा जो तुम्हारा k है, दिस k इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम k के बारे में बात कर दे, k इज़ अ रेट कांस्टेंट। k मेरा हो गया रेट कांस्टेंट। अब बेटा k के बाद अगर मैं इस EA के बारे में बात करूँ, EA इज़ नथिंग बट इट इज़ एन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद यहाँ पे जो आपका R है, दिस R इज़ नथिंग बट इट इज़ अ गैस कांस्टेंट। R जो आपका है वो गैस कांस्टेंट हो गया। फिर हमारे पास T है, T इज़ अ टेम्परेचर इन केल्विन की, T आपका टेम्परेचर है इन केल्विन। यहाँ पे बेटा जो A है, इस A को प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। उसके बाद हम इस A को अर्हेनियस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ अर्हेनियस कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने ये सारे टर्म्स देख लिए विच इज़ गिवन हियर, विच इज़ नोन एज अ रेट आर कांस्टेंट। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गया है। आगे जाके बेटा मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन का ग्राफिकल डिटर्मिनेशन करना है। मेरे पास एक इक्वेशन है k इज़ इक्वल्स टू a इंटू ई माइनस ई ए बाय आर टी। दिस इज़ वॉट आई हैव स्टूडेंट्स। तो मुझे इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, एंड बाय डूइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स दैट आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। हम अर्हेनियस के इक्वेशन का ग्राफिकल डिटर्मिनेशन करेंगे। नाउ बच्चा जब हम ग्राफिकल डिटर्मिनेशन करने जाएंगे इस इक्वेशन का, तो सबसे पहले हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या आ गया तुम्हारा, k इज़ इक्वल्स टू a इंटू ई माइनस ई ए बाय आर टी। दिस इज़ वॉट यू आर गेटिंग राइट बच्चा। इसे हम क्या बोलते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। नाउ to determine it graphically, what I am going to do is I am going to take natural log on both the side. मुझे ये e निकालना है और ये e एक्सपोनेंट निकालने के लिए मुझे natural log लेना पड़ेगा। तो what I am going to do here is I am going to taking log on both side। अगर मैं अपने इक्वेशन के दोनों साइड पे लॉग ले लेती हूँ बच्चा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा log k इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बेटा अगर मैं देखूँ तो दिस होल टर्म विल बिकम e और e विल बिकम 1। तो यहाँ पे आपका e वैसे का वैसा रह जाएगा।
और ये जो अपॉन में था वो आ गया माइनस ई ए बाय आर टी। सो दिस इज़ योर माइनस ई ए बाय आर टी। और साथ साथ में ए का नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो हम पहले नेचुरल लॉग ले रहे हैं, सो इट इज़ एल एन के और ये आ जाएगा एल एन ए। ये मैंने अपने इक्वेशन का लॉग ले लिया। अब इक्वेशन का लॉग लेने के बाद मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी लॉग टू द बेस 10 के फॉर्म में। कन्वर्टिंग above equation in log to the base 10 फॉर्म, हम उसको log to the base 10 के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। तो वी ऑल नो बेटा नेचुरल लॉग इज इक्वल्स टू 2.303 log to the base 10। तो जहाँ जहाँ पे मेरा नेचुरल लॉग आएगा उसकी जगह पे मैं लिख दूंगी 2.303 log to the base 10। ओके बच्चा, तो यहाँ पे आ जाएगा, हियर आई कैन राइट डाउन 2.303 log to the base 10 of k। ये मेरे पास पहला टर्म आ गया बेटा 2.303 log to the base 10 of k। यहाँ पे माइनस ई ए बाई आर टी विच इज़, यहाँ पे लॉग नहीं था तो दिस होल टर्म विल रिमेन एज इट इज़, प्लस आई विल गेट 2.303 log to the base 10 of a। और इस तरह से मैंने अपने इक्वेशन को स्टूडेंट log to the base 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। Now what I have to do is स्टूडेंट, मुझे ये 2.303 निकाल देना है। I don't want this 2.303। सो उसके लिए बच्चा हम क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 2.303 से। सो नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2.303। 2.303 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे अगर मैं 2.303 से डिवाइड कर दूँ दोनों कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा, मेरे पास आ जाएगा log to the base 10 of k। ओके, यहाँ पे बेटा तुम्हारे पास क्योंकि 2.3 ऊपर नहीं था, ये माइनस ई ए और नीचे आ जाएगा 2.303 आर टी। ये आर टी ऐसे यहाँ पे 2.303 आ गया, और यहाँ पे जब 2.303 को मैं देखूँगी वो कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा log to the base 10 of a। इस तरह से मुझे ये इक्वेशन मिल गया। नाउ बेटा जब मैं इस इक्वेशन को देखती हूँ, व्हेन आई लुक एट दिस इक्वेशन, के तुम्हारा एक कांस्टेंट है, के इज़ अ कांस्टेंट। ओके बच्चा, ए इज़ ऑल्सो हियर अ अर्हेनियस कांस्टेंट। सो यहाँ पे जो तुम्हारे पास ई है वो भी एक्टिवेशन एनर्जी है विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट। यहाँ पे आर भी गैस कांस्टेंट है, तो देर आर ओनली टू वेरिएबल्स which we have to relate is constant and temperature। तुम अगर अपना के को बढ़ाओगे तो तुम्हारे टेम्परेचर के ऊपर क्या, तुम अगर अपना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारे के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे, दैट यू हैव टू सी। नाउ बेटा जब तुम इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और उसी इक्वेशन से मुझे मेरा ये log to the base 10 of k क्या मिल जाता है, y मिल जाता है। और यहाँ पे अब मेरे पास है माइनस ई ए बाई 2.303 विच इज़ एक्टिंग एज अ m। जो तुम्हारा नेक्स्ट वेरिएबल है विच इज़ योर टेम्परेचर, इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ x। आपका जो टेम्परेचर है उसको हम x लिखेंगे, और आई कैन राइट डाउन इट एज 1/t, और वो मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा जो वो है ये हो जाएगा c। और इस तरह से मैं अपने इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकती हूँ log टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको हम अगर ग्राफिकली समझे तो वी विल टेक अ वेरी स्मॉल ग्राफ टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, एंड माई ग्राफ इज सच एज, मैं एक एक्सिस पे, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं,
एक तो तुम्हारे पास log टू दी बेस 10 ऑफ k है और दूसरी तरफ तुम्हारे पास 1/t टेम्परेचर है। तो मैंने अपना टेम्परेचर यहाँ पे लिख दिया 1/t और यहाँ पे आ जाएगा log टू दी बेस 10 ऑफ k। ओके बच्चा, तो जब तुम इस इक्वेशन को देखोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, तुम्हारा इक्वेशन इस तरह से नेगेटिव स्लोप शो करेगा। योर इक्वेशन इज गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव स्लोप, जहाँ पे अगर हम बात करें y इज इक्वल्स टू log टू दी बेस 10, आपका स्लोप ये होगा -EA/RT। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ स्लोप, और ये जो तुम्हारा कांस्टेंट था ये होगा तुम्हारा log A। फ्रॉम दिस इक्वेशन इसके बिहाफ पे हमने अर्हेनियस इक्वेशन को कंप्लीट किया है। बेटा हमने क्या किया, हमने अर्हेनियस इक्वेशन को लिया, अर्हेनियस इक्वेशन में जो सारे टर्म्स इन्वॉल्व थे उसको देखा, फिर हमने यहाँ पे अर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफिकल डिटर्मिनेशन करते वक्त अर्हेनियस इक्वेशन को कंपेयर किया है विद अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। योर log टू दी बेस 10 k इज एक्टिंग एज ए, activation energy is your m, 1/t is your x, and log to the base 10 of a is going to act as a which is a your constant c। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब ये देखने के बाद बेटा अर्हेनियस का एक और छोटा सा टॉपिक बचता है, बट बिफोर दैट इफ़ यू नीड टू टेक स्क्रीनशॉट प्लीज़ टेक स्टूडेंट्स। ओके, आई होप इट इज़ डन। तो अब हम जो अपना नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं वो सेम हम अर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू ही करेंगे, बट बाय कंसीडरिंग कि अगर मुझे यही चीज़ दो टेम्परेचर के लिए करना होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज योर टॉपिक। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का हमें डिटर्मिनेशन करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन आया है log टू दी बेस 10 के फॉर्म में, मैं उस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेती हूँ। मेरा इक्वेशन है log टू दी बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू -EA अपॉन 2.303 RT प्लस log टू दी बेस 10 ऑफ a। आ गया बेटा ये तुम्हारा इक्वेशन जो हमने नेक्स्ट इक्वेशन में ऑब्टेन किया। अगर मुझे दो टेम्परेचर के लिए करना है बेटा, इफ़ आई वांट टू डू द सेम थिंग फॉर टू टेम्परेचर, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक T1 एंड T2 एज माई टेम्परेचर। तो इंस्टेड ऑफ K1 आई विल राइट डाउन, इंस्टेड ऑफ K मैं K1 लिख रही हूँ और इंस्टेड ऑफ T मैं लिख रही हूँ T1। बाकी EA कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और A भी तुम्हारा अर्हेनियस कांस्टेंट है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन मैं ले लूँगी log टू दी बेस 10, इंस्टेड ऑफ K1 आई विल राइट डाउन K2 माइनस EA 2.303 RT2 प्लस log टू दी बेस 10 ऑफ A। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इस तरह से मैंने दो टेम्परेचर के लिए ले लिया। पहला टेम्परेचर मेरा T1 है और दूसरा टेम्परेचर मेरा T2 है। यूजुअली स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम T2 से T1 को माइनस करते, तो यहाँ पे भी हम वो सेम चीज़ करने वाले हैं। मैं log टू दी बेस 10 ऑफ K2 में से माइनस कर रही हूँ log टू दी बेस 10 ऑफ K1, और ये मुझे जाके देगा माइनस EA 2.303 RT2। ये मेरा जो पहला इक्वेशन था RT2, और इसके साथ log A है तो आप उसको नहीं लिखो, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो तो भी हमें समझ में आ जाएगा। और इसमें से मुझे माइनस करना था और ये माइनस, दैट गेव मी प्लस EA 2.303 RT2। बेटा log 10 का क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारे पास आया प्लस log टू दी बेस 10 माइनस, और वहाँ पे प्लस माइनस आपका log 10 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ इतना टर्म बचा। दिस इज़ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे T1 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा
उस नेक्स्ट स्टेप में लॉग ए माइनस लॉग बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग ए बाई बी, राइट। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ इसको log to the base 10 k2 by k1, राइट। दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। नेक्स्ट बच्चा, मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से चेंज कर सकती हूँ। मैं अपने T1 को इस तरफ ले आती हूँ सिंस इट इज़ पॉजिटिव, और T2 को उस तरफ भेज देती हूँ सिंस इट इज़ नेगेटिव। तो आई विल गेट EA is equals to 2.303 RT1 minus EA upon 2.303 RT2। ये तुम्हारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब बेटा इसमें बहुत सारे टर्म्स कांस्टेंट है, इतना पूरा टर्म दोनों में सेम है। सेम टर्म को हम क्या करेंगे, हम बाहर ले आएंगे। तो आई एम गोइंग टू गेट EA 2.303 R, और यहाँ पे आ गया 1/T1 माइनस 1/T2, और ये तुम्हारे पास आ गया log to the base 10 k2 by k1। और k2 by k1 को आप k भी लिख सकते हो, बिकॉज वी नो constant upon constant is always constant। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑब्टेन स्टूडेंट। और ये जो इक्वेशन है अर्हेनियस का, this equation is when two temperatures are given and this equation is helpful while solving out the equations। हम जब equation और numerical से solve करते हैं जहाँ पे दो temperature दिया हुआ है, जैसे मैं एक reaction कर रही हूँ, उस टाइम पे मेरा टेम्परेचर पहले 273 है और बाद में मेरा टेम्परेचर 300 है, तो उस कंडीशंस में हम इस इक्वेशन की हेल्प लेते हैं जहाँ पे दो टेम्परेचर को स्पेसिफाई किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने अर्हेनियस इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया। वन स्टेप व्हाट यू कैन डू अहेड इज़ बेटा, आप सेम, वैसे तो आपको मिल गया है आपका ये इक्वेशन, दिस इज़ व्हाट यू हैव गॉट, बट अगेन you can do log to the base 10 k2 by k1 is equal to, जो कॉमन टर्म है वो एज इट इज़ रहेगा EA 2.303 RT R तक, और यहाँ पे तुम अपने T2 को इस तरफ से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, T2 माइनस T1, और यहाँ पे आ गया T1 इंटू T2। दिस इज़ योर अनदर फॉर्म विच यू कैन डू। आप दोनों में से कोई भी फॉर्म को जो है बेटा लिख सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अपना अर्हेनियस इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है, एंड विद दिस वी आर ऑलमोस्ट डन विद केमिकल काइनेटिक्स एज वेल। इसके बाद दो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, और यू कैन से कि कैटलिस्ट का क्या इफ़ेक्ट होगा रेट ऑफ अ रिएक्शन पे, बिकॉज हमने देखा है कि कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है। तो जब हम कैटलिस्ट डालते हैं, वी नो कैटलिस्ट बूस्ट अप द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बट हाउ डज कैटलिस्ट डू दिस, कैसे कर पाता है कैटलिस्ट, that we are going to see in our next lecture, and that is going to be a last topic of chemical kinetics। उसके बाद बेटा अभी तक हमने सिर्फ एक टाइप का न्यूमेरिकल किया है, आगे हम अपने न्यूमेरिकल के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे इन केमिकल काइनेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और थोड़ा सा टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को ग्राफ के रिस्पेक्ट से समझेंगे कि ग्राफ में अगर मैं बनाऊं तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर।